हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट का। और ये जो प्रैक्टिस सेट रहेगा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। अब इसमें जो प्रैक्टिस सेट तीसरा है इसका आज यहाँ पे जो है सेकेंड पार्ट यहाँ पे मैं लेके आ रखा हूँ। इससे पहले जो है मैंने पेडागोजी अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है यहाँ पे पेडागोजी देख सकते हैं। इससे पहले भी मैं जो है यहाँ पे जो 2021 में पेपर कराया गया था उसको मैंने अपलोड कर रखा है, पूरा पेपर 3 पार्ट में। और दूसरा यहाँ पे मैंने जो है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और प्रैक्टिस सेट सेकंड यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग उन्हें देख सकते हैं। अगर आपने जो है अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट से फ्रेंड्स हमारी जो तैयारी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो अगर आप लोग जो है कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 41 से। क्वेश्चन आज हो रहेंगे 41 से, क्योंकि 1 से 40 तक के क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ और प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 41 से 105 तक के क्वेश्चन आज हम देखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप जो है हिंदी भी मैंने अपलोड कर दिया है, हिंदी भी आप देखना चाहते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो है राजनीति विज्ञान हो गया, अन्य जो एसएसटी के सब्जेक्ट हो गए उन्हें भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो वो भी मैं जो है जो यहाँ पे एग्जाम में जैसे सब्जेक्ट सिलेबस में पूछा गया है उसी तरह से वो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। और दूसरा चैनल है हिमालय एजुकेशन स्कोप, वहाँ पे आप जो है उत्तराखंड और करंट अफेयर्स अपना तैयार कर सकते हैं। तो आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा 41। धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा डैश राज्य स्थित है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। तो धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश आदि पाए गए हैं। जुलाई 2021 में जो है यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। और इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा वीडियो देखना और क्वेश्चन भी आप लोग जो है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको भी आप सुनना, क्योंकि इसलिए ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे आपको काफ़ी फैक्ट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मामलुक साम्राज्य का कौन सा या कौन सी शासक 1236 से और 1240 तक दिल्ली के सुल्तान था या थी? तो 42 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। आप सभी को पता है कि 1236 से और 1240 तक किसका शासन था? ये था रजिया सुल्तान का। अब मामलुक साम्राज्य 1206 से 1290 तक चला। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद कमजोर शासकों की श्रृंखला सत्ता में बनी रही और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया दिल्ली की सुल्तान बन गई। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऐसा हुआ था कि जो जैसे इल्तुतमिश की डेथ हुई थी तो इन्होंने पहले ही अपनी लड़की को जो है घोषित किया हुआ था। लेकिन जो उस समय वहाँ पे राज दरबार में थे तो उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों ने और उन्हें तो उन्होंने क्या जो उनके सरदार थे, सरदारों ने क्या किया था, जो रजिया का भाई था उसको बना दिया था। लेकिन फिर रजिया के जो इल्तुतमिश था उसका जो पापा था तो उसने क्या किया था, वहाँ पे कहा था कि अगर जिसको न्याय चाहिए तो जो है लाल वस्त्र पहन के आपको क्या करना है, आपको न्याय मांगनी है। तो इसी तरह से फिर जो रजिया है वो क्या करती है, लाल वस्त्रों को पहन के और कहती है कि जो मेरे पिताजी थे उन्होंने मुझे जो है यहाँ पे अगला जो शासक है घोषित किया था, लेकिन इन्होंने जो सरदारों ने इन्हें क्या कर दिया है, घोषित जो है मेरे भाई को कर दिया है। इस तरह से फिर रजिया सुल्तान को, तो इस तरह से फिर क्या हो जाता है, रजिया सुल्तान की यहाँ पे बाद में 1204 सॉरी उसके बाद जो है 1240 में रजिया सुल्तान को यहाँ पे मारा भी जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही अगर आपने देखना है तो आप जो है इसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मामलुक जो साम्राज्य था 1206 से 1290 तक चला। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो है कमजोर शासक की श्रृंखला सत्ता में बनी रही
और 1236 ईस्वी में क्या हुआ, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी, जो 1240 तक बनी रही। यह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, जिसका जन्म जो है 1209 में हुआ था। और रजिया बहुत ही बुद्धिमान, एक श्रेष्ठ प्रसारक और बहादुर योद्धा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समन्वय समन्वी धर्म दीन ए इलाही, शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 43 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। तो यहाँ पे जो है 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की। इसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था और हिंदू राजाओं में इसे बीरबल ने स्वीकार किया। यह शांति और सहिष्णुता की नीति का समर्थन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 44। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल डैश के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। तो 44 का यहाँ पे राइट आंसर है डी, कोलकाता में। तो भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल सन 1818 ईस्वी में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, लेकिन यह मिल जो है सफल नहीं हो सकी। इसके बाद 1854 में, कब, 1854 में आधुनिक सूती कपड़ा मिल का सफल कारखाना कावसजी डाबर द्वारा मुंबई में खोला गया था। तो ये आप ध्यान रखना, 1854 में आधुनिक सूती कपड़ा मिल का सफल कारखाना किसके द्वारा, कावसजी डाबर द्वारा मुंबई में खोला गया था। और इसके बाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया और मुंबई, सोलापुर, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, राजकोट, कोयम्बटूर, मदुरै, हाथरस, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, लुधियाना, अमृतसर आदि भारत में जो है सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 45 का ए राइट आंसर हो जाएगा 1882 में। तो हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन ने जो है 1880 से 1884 द्वारा 1882 ईस्वी में की थी। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने जो है विलियम विल्सन हंटर को की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति की थी और इस आयोग में जो है 8 भारतीय सदस्य भी थे। 46 करेंगे। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो 46 का ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इन तीनों शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग जो है फ्रांस की क्रांति में किया गया था। और आयरलैंड की जो यहाँ पे आयरलैंड है, तो इसकी नीति निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में व्यवस्था की गई थी। ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची ली गई थी। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली और विधि का शासन आदि लिया गया था। अगर फ्रेंड्स आप लोग जो है यहाँ पे चाहते हैं, जैसे यहाँ पे जो है संविधान के स्रोत, हमारा जो संविधान का स्रोत है, तो संविधान के कौन कौन से स्रोत हैं, कहाँ से लिया गया है, इससे मैंने आज जो है संविधान की विशेषताएं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से यहाँ पे जो चैप्टर है संविधान की विशेषताएं, उसको मैंने आज अपलोड कर दिया है। और दूसरा बनेगा यहाँ पे संविधान की, यहाँ पे जो कौन सा स्रोत है, तो संविधान के स्रोत जो है मैं कल या परसों यहाँ पे वीडियो लेके आऊँगा, तो आप लोग जो है कमेंट करना। और जो मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखे हैं तो उससे भी आप देख सकते हैं एमसीक्यू बेस पे। तो अगला यहाँ पे जो रहेगा क्वेश्चन रहेगा 47, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो 47 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। 48 करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे थे? तो यहाँ पे जो 48 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत के सबसे लंबे समय तक जो है प्रधानमंत्री के तौर पर आसीन रहे और इन्होंने जो है 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
क्वेश्चन बन सकता है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये कब से कब तक यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री रहे थे। तो ये रहे थे 1947 से, यानी कब से 1947 से लेकर, यानी कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 से और 27 मई 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। और इनका जो है जन्म दिवस पे 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो 49 में यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो गुलजारी लाल नंदा जो है 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद पर रहे। प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 ईस्वी में, और दूसरी बार जो है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 ईस्वी में ये जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में पद पर जो है मोरारजी देसाई जो है सबसे अधिक उम्र में पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। और राजीव गांधी जो है सबसे कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु आप नोट डाउन कर लेना। क्या है कि जो यहाँ पे जो गुलजारी लाल नंदा थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई थी उनके बाद जो है 1964 में भी एक कार्यवाहक के रूप में रहे। दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हुई थी 1966 में, तो तब भी ये क्या हुए थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। उसके बाद यहाँ पे मोरारजी देसाई जो थे सबसे अधिक उम्र के जो है अधिक उम्र में पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। और जो राजीव गांधी हैं ये सबसे कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक कौन थे? यहाँ पे हमें बताना है डैश डैश थे। तो 50 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन थे फ्रेंड्स? जगजीवन राम। कौन थे? भारत के उप प्रधानमंत्री थे 1977 से 1979 तक जगजीवन राम। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे उप प्रधानमंत्री और इनका कार्यकाल। सबसे पहले यहाँ पे जो थे 1947 से और 50 तक ये थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये उप प्रधानमंत्री थे 1947 से और 50 तक। उसके बाद मोरारजी देसाई थे 1967 से और 69 तक। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, ये थे 24 जनवरी 1979 से और 16 जुलाई 1979 तक। उसके बाद जगजीवन राम, ये थे 1977 से 79 तक। वाई वी चौहान, ये थे 1979 और 80 तक। और चौधरी देवीलाल, ये थे 1990 से 91 तक। और लाल कृष्ण आडवाणी थे 2002 से 2004 तक, ये उप प्रधानमंत्री थे। और इनका कार्यकाल इस तरह का था, तो आप लोग इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? 51। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा बुध ग्रह। कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बुध जो है सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, जो लगभग 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय अर्थात 88 दिनों में पूरी कर लेता है। इसका जो क्रोड है वो लोहे का बना होता है तथा अधिक ताप एवं कम पलायन के वेग के कारण इस पर वायुमंडल नहीं मिलता है। और हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। और इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 करेंगे। वायुमंडल में तड़ित लाइटनिंग द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो 52 यहाँ पे बी राइट आंसर है, नाइट्रोजन। तो आप लोगों को जो है कमेंट करना है कि जो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा गैस कौन सी वायुमंडल में पाई जाती है। और गैसों का जो है क्रम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूकेपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। यूकेपीएससी यहाँ पे गैसों का क्रम भी पूछ लेता है या मैच करने के लिए दे सकता है, और यहाँ पे सबसे कम सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वायुमंडल में तड़ित वो नाइट्रोजन द्वारा जो तड़ित द्वारा जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण हो सकता है। तो वायुमंडल में तड़ित द्वारा नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण हो जाता है। वायुमंडल में लगभग 78%, कितना है? 78% है नाइट्रोजन। वर्षा ऋतु या अन्य सामान्य दिनों में विद्युत विसर्जन तड़ित की क्रिया होने पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? NO2 बनाते हैं। और यह नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल HNO3 HNO3
तथा नाइट्रस अम्ल HNO2 में परिवर्तित हो जाते हैं और वर्षा जल के साथ मिट्टी में उपस्थित चूना या अन्य क्षारीय पदार्थों से संयोग कर यह पौधों के लिए उपजाऊ नाइट्रेट या नाइट्राइट बन जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल डैश में स्थित है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है 53। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के इस दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस मरुस्थल के मध्य में खारे पानी की छोटी छोटी झीलें पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में अधिकांशतः मरुस्थल है। यहाँ के मरुस्थल ग्रेट, सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, बार्बटन और स्टुअर्ट इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सह्याद्री। तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह पहाड़ी श्रृंखला लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है, जो जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 55, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? 55 कह रहा है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं। तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में। कहाँ पे है? ओडिशा में है। तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियां ओडिशा राज्य के गजपति जिले में स्थित हैं, जो उत्तरी सरकार तट का हिस्सा है। इन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी चोटी की ऊंचाई 1510 मीटर है, जो राज्य की दूसरी पहली देओमाली सर्वोच्च चोटी है। इस पहाड़ी क्षेत्र को 1986 में जैव विविधता हॉटस्पॉट्स के रूप में नामित किया गया है तथा 2014 में इसे जैव मंडल संरक्षण के रूप में नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति वक्र यानी सप्लाई कर्व पर वह बिंदु जिस पर कोई फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है डैश कहलाता है। तो 56 यहाँ पे ए राइट आंसर है। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन बिंदु। तो यहाँ पे जो पूर्ति शब्द का अर्थ होता है किसी वस्तु की उस मात्रा से लगाया जाता है जिसको विक्रेता एक निश्चित समय तथा एक निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार करते हैं। पूर्ति वक्र में जो है ब्रेक इवन बिंदु उत्पादन का वह स्तर होता है जिसमें उत्पादन की लागत किसी उत्पादन के लिए रेवेन्यू राजस्व के बराबर होती है। 57 करते हैं। किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित MRP का अर्थ होता है। तो 57 का यहाँ पे जो राइट आंसर है बी हो जाएगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो जाएगा यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। वह खुदरा मूल्य होता है जिसे अधिक कीमत पर कोई भी दुकानदार अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता और इसका आकलन उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, गिफिन वस्तुओं का संबंध निम्न में से किससे है? तो 58 का यहाँ पे बी राइट आंसर है। आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूती है। तो यहाँ पे जो 58 है इसमें गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं बाजरा, गुड़ आदि होती हैं जिन पर सामान्य मांग का नियम लागू नहीं होता है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है तथा आय में कमी होने पर इसकी मांग बढ़ जाती है। इस विरोधाभास को गिफिन विरोधाभास की संज्ञा प्रदान की गई है और गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत होता है। 59, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? 59 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शाकाहारी। तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो 60 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ज्वार भाटा से प्रभावित तटों में। कहाँ पे पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन जो है ज्वार भाटा से प्रभावित तटों में पाए जाते हैं। तो ज्वार भाटा से प्रभावित तटों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन छोटे पेड़ या झाड़ी होते हैं जो समुद्र तटों, नदियों के मुहाने पर स्थित ज्वारीय दलदली भूमि पर पाए जाते हैं। मुख्यतः जो है खारे पानी में इनका विकास होता है और मैंग्रोव वन के कारण समुद्री ज्वार के तटों को सुरक्षा मिलती है और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में सर्वाधिक सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, वन्य जैव विविधता संस्थान IFB डैश में स्थित है। तो 61 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। तो
तो यहाँ पे वन्य जैव विविधता संस्थान IFV की स्थापना सन 1997 में हैदराबाद में हुई थी। यह जैव विविधता से संबंधित एक अनुसंधान संस्थान है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत यह कार्य करता है। यहाँ पे देखेंगे 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो 62 का यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC को सार भी कहते हैं। यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में की गई और यहाँ पर जो है भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। 63। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? तो 63 का यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा। तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। टी बोर्ड भारत सरकार की एक नियामक संस्था है जो चाय के उत्पादन को प्रसंस्कृत या नियंत्रित भी करती है। 64। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा इक्वल टू, यानी यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। यानी यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा से माइनस करते हैं तो क्या मिलता है? स्थितिज ऊर्जा मिलती है। सॉरी। तो यहाँ पे जो है भौतिकी में किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा जो है किसी वस्तु की गति या उसकी स्थिति से संबंधित होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा और प्लस जो है स्थितिज ऊर्जा से है, और यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा से अगर माइनस गतिज ऊर्जा करते हैं तो क्या मिलती है? स्थितिज ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। 4 मीटर पर सेकेंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में वो 120 जे की गतिशीलता ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 65 है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 kg। अब कैसे? जो वस्तु की चाल है, वस्तु की जो चाल है वो v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड है, और जो गतिज ऊर्जा की चाल है वो 120 जे है यानी जूल। वस्तु का द्रव्यमान m होगा, तो यानी वस्तु का जो द्रव्यमान है m², इसको निकालना है। क्या हो जाएगा? 1/2 और mv स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? इसको ये हो जाएगा, फिर इसको करेंगे 120 इक्वल टू 1/2 m इंटू 4 स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो जो ये 2 है इसका मल्टीप्लाई 120 में हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा 240। क्या बनेगा? 240। तो m इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 15 kg। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे जो है आप लोग इसको मैनेज कर लेना। बाकी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान लगभग होता है। तो 66 का यहाँ पे ए राइट आंसर है, 10.4। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो pH मान होता है लगभग 10.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्राकृतिक रूप से मिलने वाला एक खनिज पदार्थ है। इसका रासायनिक सूत्र Mg क्या होता है? MgOH, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और 2 क्या होता है? MgOH2 होता है। और इसका जो उपयोग होता है शरीर की मांसपेशियों और तंत्रिका के फंक्शनल कार्य के लिए किया जाता है, लेकिन इसका मुख्यतः उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? तो 67 यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या? जड़ों, बीजों, यानी जड़ों, बीजों
फलों और विभज्योतकों तक। तो यहाँ पे जो 67 है, पौधों की पत्तियाँ द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के जड़ों, बीजों, फलों और विभज्योतकों तक पहुँचाया जाता है। फ्लोएम संवहनी पौधों में पाए जाने वाले परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करने वाली एक जटिल ऊतक होते हैं। 68 देखेंगे, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो 68 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा लिग्निनन। क्या हो जाएगा? लिग्निनन हो जाएगा। तो लिग्निनम जो है जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। लिग्निन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक बहुलक है जो कुछ विशिष्ट कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में प्रचुर मात्रा में होता है। इससे कई जैविक कार्य हैं, जैसे जल परिवहन, यांत्रिक समर्थन और विभिन्न तनाव का प्रतिरोध आदि। 69, निम्न में से कौन सा कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर सरंध्री एवं काला पदार्थ है? निम्न में से कौन सा एक कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर सरंध्री एवं कोयला पदार्थ है, काला पदार्थ है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कोक। तो कोक जो है कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर सरंध्री एवं काला पदार्थ है। कोक का जो उपयोग है धातु क्रम में एक अपचायक कारक के रूप में किया जाता है। कोक बनाने वाले चूना पत्थर, चौक या डोलोमाइट के घोल को गर्म करके कार्बन और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण बनाया जाता है। कोल का जो उपयोग होता है ईंधन के रूप में कांच और ईंट बनाने के लिए और रासायनिक उद्योग में सुखाने वाले एजेंट के रूप में भी किया जाता है। 70, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 70 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो भारत के सबसे बड़े जूट उत्पादक राज्य क्रमशः कौन कौन से आप देखेंगे। सबसे पहले पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। ये ध्यान रखना, नोट भी आप कर सकते हैं। तो भारत का जो सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है वह है पश्चिम बंगाल। उसके बाद बिहार, फिर असम और चौथे नंबर पर है ओडिशा। पहले नंबर पर कौन सा है? पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पर कौन सा है? बिहार है। तीसरे नंबर पर कौन है? असम है। और चौथे नंबर पर कौन है? ओडिशा है। उसके बाद यहाँ पे राज्य देखेंगे और उत्पादन में प्रथम देखेंगे। पश्चिम बंगाल और अन्य किस चीज़ में है? चावल में, मछली में और जूट उत्पादन में। इन 3 चीज़ में हो गया। फिर केरल आ जाते हैं तो नारियल और मसाला में। उसके बाद उत्तर प्रदेश तो आलू, गन्ना और गेहूँ, इन तीनों चीज़ों में जो है ये देश प्रथम हैं। यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपके जो है राइट बन रहे हैं, आप लोग जो है प्लीज़ कमेंट करना और अपने क्वेश्चन जो है नोट डाउन करना कि आपके कितने यहाँ पे, जितने भी हमने यहाँ पे 140 से और 105 तक के क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन नोट डाउन करना कि कितने क्वेश्चन आपको जो है पहले से आ रहे हैं। तो आप जो है यहाँ से जो है ये क्वेश्चन आपके काफ़ी यहाँ पे तैयारी को मजबूत करेंगे, क्योंकि यहाँ से इसी तरह के क्वेश्चन आपको जो है एग्ज़ाम हॉल में भी देखने को मिलेंगे। और अगर हम इतनी जो है प्रैक्टिस सेट करते हैं, अगर आप ध्यान से जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ उनको भी आप सुनते हैं, तो काफ़ी हेल्प आपको यहाँ से मिलेगी। काफ़ी क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71, किस राज्य ने बेहतर व्यापारिक सुधारों के लिए बेस्ट अचीवर अवार्ड जीता? 71 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने व्यापार सुधार कार्य योजना 2022 के तहत बेहतर व्यापारिक सुधारों के लिए बेस्ट अचीवर का अवार्ड जीता है। किस राज्य ने पहली बार शून्यकाल की परंपरा की शुरुआत की? 72, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने पहली बार 4 सितंबर 2024 को अपने विधायी कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है आपको पता है कि करंट अफेयर्स जो है 1 साल पहले से, और ये तो अभी जो है लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। तो किस राज्य ने पहली बार शून्यकाल की परंपरा की शुरुआत की थी? ये की थी हिमाचल प्रदेश। तो इसमें हिमाचल प्रदेश ने कब किया था? 4 सितंबर 2024 को अपने विधायी कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत की। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सितंबर 2024 में नुआखाई महोत्सव, सितंबर 2024 में नुआखाई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 73 का यहाँ पे राइट आंसर है बी, ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में। तो यहाँ पे नई फसल के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष ओडिशा में गणेश चतुर्थी के दिन यह महोत्सव मनाया जाता है। इसमें लोग अपने पूर्वजों एवं इष्ट देवों को नई फसल अर्पित करते हैं। 74,
सितंबर 2024 में युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप अपना अलग से नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो 74 ए राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। युद्धाभ्यास भारत एवं अमेरिका बीच प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2024 में इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75, सितंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो 75 का यहाँ पे राइट आंसर है डी, नेपाल। तो सितंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश नेपाल है। 100वां सदस्य पराग्वे है और ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में मौजूद है। कौन सा पंवार शासक युगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, श्याम शाह। कौन सा पंवार शासक ऐसा था मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? ये था श्याम शाह। तो श्याम शाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था और इसका शासनकाल 1611 से 1631 ईस्वी तक था। जहांगीरनामा में इन्हें श्रीनगर गढ़वाल के जमींदार श्याम सिंह के रूप में भी उल्लेख है। 77 निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन वेंसांग करता है? तो 77 यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, पौरव। वेंसांग ने उत्तराखंड के पौरव वंश का वर्णन किया और वेंसांग 629 से 645 ईस्वी के मध्य भारत आया था। 78 यहाँ पे कुमाऊं के निम्नलिखित कमिश्नरों में से कौन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का संबंधी था? तो 78 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी रैमजे। कुमाऊं कमिश्नर जो है हेनरी रैमजे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का संबंधी था। रैमजे जो है वर्ष 1856 में कुमाऊं के कमिश्नर बने और वर्ष 1889 तक इस पद पर बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अब 79। काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था? 79। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, जिया रानी। तो काठगोदाम के निकट रानी बाग की स्थापना कत्यूरी वंश की रानी जिया रानी के नाम पर किया गया। रानी जिया रानी कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव की रानी थी और इन्हें कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जिया रानी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो जिया रानी थी ये किस कत्यूरी सम्राट की जो है यहाँ पे रानी थी? तो ये थी प्रीतम देव की। काठगोदाम के निकट, यानी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया ही गया है कि काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था? तो ये कौन थी? जिया रानी थी। महाभारत में भारत उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो यहाँ पे 80 का यहाँ पे जो राइट आंसर है, देखेंगे कि महाभारत में उत्तराखंड का जो वर्णन हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर कुरु। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर कुरु। तो महाभारत में उत्तराखंड का जो वर्णन है उत्तर कुरु के रूप में हुआ था। उत्तराखंड का इतिहास विशेषकर पौराणिक इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है। इसे उपनिषदों के संकलनकर्ताओं द्वारा उत्तर पंचाल तथा वाल्मीकि द्वारा उत्तर कौशल के रूप में संदर्भित किया गया था। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जिसमें इस क्षेत्र को देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि भी कहा गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप जो है उत्तराखंड से संबंधित अगर आप जो है क्वेश्चन चाहते हैं, जैसे यहाँ पे सिलेबस में कुली बेगार प्रथा से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है, चैप्टर है, तो इसकी मैंने जो है वीडियो अपलोड कर रखी है। जितने वीडियो यहाँ पे बनते हैं वो सभी मैंने जो है वीडियो अपलोड कर रखी है क्वेश्चन बना के, और MCQ क्वेश्चन है उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है। जो यहाँ पे क्वेश्चन छूटे हुए थे उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। हिमालय एजुकेशन इसको मैं प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई थी? तो कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई थी? 1921 में। तो कुली बेगार प्रथा वर्ष 1921 में समाप्त हुई थी। अब कुली बेगार प्रथा में आम आदमी से कुली का काम क्या
बिना परिश्रमिक किए जाने हेतु कहा जाता था। इसी कारण यह आंदोलन जो है बागेश्वर नगर में आम जनता द्वारा अहिंसक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व बद्रीनाथ पांडे ने किया। और बद्रीदत्त पांडे को इस आंदोलन के सफलता के पश्चात कुमाऊं केसरी की उपाधि भी प्रदान की गई और महात्मा गांधी ने इसे रक्तहीन क्रांति कहा था। चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाली राइफल्स की किस इकाई के निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो 82 का यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2/18। तो चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की यूनिट 2/18 ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। चंद्र सिंह गढ़वाली ब्रिटिश सेना में सैनिक थे और इन्हें पेशावर विद्रोह का नायक भी माना जाता है। उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला लगता है 83, ए राइट आंसर हो जाएगा, जनपद उत्तरकाशी में। उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला उत्तरकाशी जनपद में लगता है। उत्तरकाशी जनपद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष जो है श्री मां रेणुका संस्कृति एवं पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि जो उत्तरकाशी जनपद में रेणुका देवी का मेला लगता है, यह किसके द्वारा जो है यहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है उत्तरकाशी जनपद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण समिति के द्वारा। किसके द्वारा? पर्यावरण संरक्षण समिति के द्वारा इस मेला का आयोजन किया जाता है। 84, निम्न में कौन यमुना बेसिन में मत्स्य खेत से संबंधित है? मत्स्य खेत से संबंधित है 84, ये हो जाएगा मोड़ मेला। तो यमुना की सहायक नदी है अगलाड़, मत्स्य खेत से संबंधित है। कौन सी नदी है? यहाँ पे क्वेश्चन अलग भी बन सकता है कि कौन सी नदी ऐसी है, यमुना की सहायक नदी कौन सी है? अगलाड़ नदी है जो मत्स्य खेत से संबंधित है। पहाड़ों की रानी मसूरी के नजदीक जौनपुर रेंज में उत्तराखंड का सांस्कृतिक धरोहर मोड़ मेला का आयोजन होता है, जिसके तहत वहां के ग्रामीण यमुना की सहायक अलगाड़ नदी में मछली पकड़ने के लिए आते हैं। 85, निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट पीपुल्स हिस्ट्री ऑफ पुस्तक के लेखक कौन है? 85, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शेखर पाठक। तो चिपको आंदोलन पर आधारित द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक शेखर पाठक हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक यमुना एवं टोंस नदियों के मध्य में निवास करती है? 86 का ए राइट आंसर हो जाएगा, जौनसार बावर। तो जौनसार बावर जनजाति यमुना एवं टोंस नदियों के मध्य में निवास करती है। 87, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है। 87 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रुड़की में। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। इसकी स्थापना भारत में भवन निर्माण विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उत्पादन दोहन तथा बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1947 में की गई थी। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैच करने के लिए दिया गया था। यहाँ पे जो था यहाँ पे पूछा गया था कि यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से था, 3 देहरादून के दिए गए थे, 3 ऑप्शन देहरादून के दिए गए थे और जो संस्थाएं देहरादून में, और एक ये जो है रुड़की का दिया गया था। तो ऐसा कहा गया था कि इनमें से कौन सा यहाँ पे देहरादून में नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीनगर। तो उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में श्रीनगर मात्र एक नगर निगम है, जिसकी स्थापना 2021 में हुई। उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 1874 ईस्वी में उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी 1874 ईस्वी में। राज्य में जो है लगभग 61% भाग पर यह व्यवस्था लागू है और इस व्यवस्था में पटवारी कानून को नायब तहसीलदार, तहसीलदार, प्रगनाधिकारी, जिलाधिकारी व कमिश्नर आते हैं। 90 का यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया है? 90, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होप। तो उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर नामक पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है कुशल और अकुशल युवाओं का डेटा बेस बनाना तथा डाटा बेस के आधार पर रोजगार स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है? 91, ए राइट आंसर हो जाएगा, अल्मोड़ा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात जिला अल्मोड़ा है। सर्वाधिक 4 लिंगानुपात वाले जिले अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, गढ़वाल, बागेश्वर है। कौन?
अल्मोड़ा सबसे ज़्यादा, फिर है रुद्रप्रयाग का, फिर है पौड़ी गढ़वाल का, फिर है बागेश्वर का। तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है इन 4 जनपदों का है। 92 डैश डैश को उत्तराखंड का गोल्डन बॉय नाम से जाना जाता है, तो कौन है ये? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जसपाल राणा। तो जसपाल राणा को जो है उत्तराखंड का गोल्डन बॉय के रूप में जाना जाता है। यह एक निशानेबाज है, वह भारतीय शूटिंग प्रशिक्षक भी है। इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। 93 उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान संबंधित है, तो डी राइट आंसर है, बाल भिक्षा वृत्ति से मुक्ति। उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति से संबंधित है। इसमें पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट की ओर से 1 मार्च से 31 मार्च 2024 तक प्रदेश के सभी जिलों में यह अभियान चला गया था। 94 निम्न में से किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए, दरबान सिंह नेगी को। सन 1914-18 के मध्य पूर्व एशिया क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध में अपूर्व वीरता के लिए 2री बटालियन के राइफलमैन दरबान सिंह नेगी को जो है बहादुरी के लिए मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था। निम्न में से किसको अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में 5 जुलाई को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? 95 ये मनाया जाता है हरित दिवस, जिसे हरेला पर्व भी कहा जाता है। 96 उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के प्रणेता थे। 96 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, जयानंद भारती। उत्तराखंड में जो डोलापाल के आंदोलन के प्रणेता थे ये जयानंद भारती थे। डोलापाल की आंदोलन शिल्पकारों के दूल्हे एवं दुल्हनों को डोला पालकी में बैठाने से संबंधित था, और जयानंद भारती प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सामाजिक चेतना के अग्रदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है 97। गोरखा उडियार शैलाश्रय कहाँ स्थित है? तो गोरखा उडियार शैलाश्रय है 97 तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गोरखा उडियार शैलाश्रय का श्रेय जो है वो है डुंगरी चमोली में। बाकी कालसी देहरादून में ही स्थित है। फलसीमा लोड अल्मोड़ा किमनी चमोली ये सभी हैं, लेकिन जो गोरखा उडियार है वो है डुंगरी चमोली में। गोरखा उडियार शैलाश्रय उत्तराखंड चमोली जिले के डुंगरी गांव में स्थित है, एक चट्टानी आश्रय है। यह एक प्रागैतिहासिक स्थल है जिसे मध्यपाषाण काल का माना गया है। इस चट्टानी आश्रय में कई पत्थर के औजार एवं अन्य कलाकृतियां हैं, साथ ही कई मानव के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। 98 उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताएं जहाँ कार्तिक स्वामी का मंदिर स्थित है। तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग में। तो कार्तिक स्वामी का मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से लगभग 38.8 किलोमीटर दूर कनकचोरी नामक स्थल से 3 किलोमीटर दूर क्रौंच पर्वत के शिखर पर स्थित है। यह उत्तराखंड में कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर है। कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जनपद में। और रुद्रप्रयाग जो जिला है वहाँ के मुख्यालय से यानी रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से 38.8 किलोमीटर दूर, और कहाँ पे? कनकचोरी नामक स्थान से भी 3 किलोमीटर दूर क्रौंच पर्वत पर। कौनकत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी। तो 99 यहाँ पे डी राइट आंसर है, नंदा देवी। कत्यूरी राजाओं के कुल देवी के रूप में नंदा देवी की पूजा की जाती थी। कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड राज्य का एक मध्ययुगीन राजवंश था। इनका 6वीं से 11वीं सदी तक शासन रहा, और कत्यूरी राजाओं ने गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि किसने धारण की थी? ये की थी कत्यूरी राजाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? तो उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? ये थी बछेंद्री पाल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जन्मी बछेंद्री पाल उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही हैं, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट कब फतेह किया था? ये किया था 1984 में। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस नगर के निकट स्थापित हुआ है? तो यह है रानीखेत। तो भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत अल्मोड़ा में स्थापित किया गया है। यहाँ पर घास की 90 से अधिक प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। 102
उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 9 नवंबर 2000 को। तो उत्तरांचल राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में की गई थी और वर्तमान में राजधानी कहाँ पे है? देहरादून में। और उत्तराखंड की जो दूसरी राजधानी वो कहाँ पे है? गैरसैंण चमोली में। अब आपको जो है कमेंट करना है कि उत्तरांचल राज्य जो है उत्तरांचल से उत्तराखंड कब बना। दूसरा, उसके बाद जो है यहाँ पे देखते हैं कि उत्तराखंड स्थापना 9 नवंबर 2000 को, राजधानी देहरादून, गैरसैंण चमोली में। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल यहाँ पे गुरमीत सिंह हैं। और विधानसभा सीटें कितने हैं? 70। राज्यसभा की सीटें 3 हैं। लोकसभा सीटें 5 हैं। और यहाँ पे जो है उत्तराखंड में 5, यहाँ पे जो है 6 यहाँ पे नेशनल पार्क है। सबसे जो एशिया का सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, गंगोत्री गोविंद नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे मौजूद है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है जो प्रमुख बांध है एशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखितों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है? तो 103 का यहाँ पे जो राइट आंसर है ये हो जाएगा लिपुलेख। तो काली नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के बृहत्तर हिमालय में कालापानी नामक स्थान से होता है। इसके उद्गम स्थल के निकट लिपुलेख दर्रा है। अब लिपुलेख दर्रा जो है ये सबसे पूर्वी दर्रा है, लिपुलेख दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदरपूंछ स्थित है। बंदरपूंछ स्थित है तो कहाँ पे स्थित है? 104, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरकाशी जिले में। बंदरपूंछ पश्चिमी हिमालय की एक चोटी का नाम है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र बंदरपूंछ के पश्चिम में स्थित यमुनोत्री हिमनद है। इसकी ऊंचाई 6316 मीटर है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है जो भी यहाँ पे चोटियाँ हैं उत्तराखंड की महान हिमालय श्रेणी है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं उनका मैंने जो है वीडियो अपलोड कर रखा है तो आप लोग जो है उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। उत्तराखंड के किस जनपद में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तराखंड के किस जनपद में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? 105 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, चमोली जनपद में। जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये चमोली जिले में स्थापना इसकी की गई थी। इसको स्थापना किया गया था 6 नवंबर 1982 ईस्वी को। और इसका जो प्राचीन नाम था, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम था संजय गांधी नेशनल पार्क। क्या नाम था? संजय गांधी नेशनल पार्क था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो 624 वर्ग किलोमीटर है और इसका मुख्यालय जो है जोशीमठ में स्थित है। नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम जो व्यक्ति था ये था डब्लू गार्डन। और कब आया था? 1883 ईस्वी में। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 41 to 105 तक के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए। नेक्स्ट यहाँ पे जो वीडियो रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा 106 से और 150 तक। इसमें जो है मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। मैथ्स यहाँ पे मैं जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा और पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और इसका एक्सप्लेन अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको जो है यहाँ पे टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। न्यू अपडेट के लिए अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो न्यू अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। उत्तराखंड के अगर आप प्रश्नोत्तरी चाहते हैं या उत्तराखंड से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो वो आप जो है हिमालय एजुकेशन स्कोप में मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है अभी प्रवक्ता में आपने देखा होगा सिलेबस में कुल्ली बेगार हो गया, यहाँ पे जो है उत्तराखंड का इतिहास हो गया, तो वहाँ पे मैंने जो है वीडियो अपलोड कर रखी है। वहाँ पे जो है अन्य भी मैंने यहाँ पे एमसीक्यू बेस में अपलोड कर रखी है वीडियो, तो उन्हें आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।